साथियों एक बार फिर एसएससी जीडी का 20 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम ओवर हो गया। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम आपके सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए सभी क्वेश्चन को लेकर आए हैं। आपको बता दें फ्रेंड्स, जिनका एग्जाम हो गया है वो लोग अपने क्वेश्चन का मिलान कर लीजिएगा और जिनका एग्जाम आने वाले अगले दिनों में है वो लोग फ्रेंड्स इन सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। इसमें फ्रेंड्स हम आपके सभी क्वेश्चन को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कराने वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड जितने भी आपके फर्स्ट शिफ्ट में जैसे 20 क्वेश्चन पूछा गया उसमें हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ सभी क्वेश्चन कराएं। लगभग उसमें 40 से 50 क्वेश्चन आपका कवर हो गया। इसमें भी आपके 20 क्वेश्चन हम आपको पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कराने वाले हैं। इससे एग्जाम में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो साथियों इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के दूसरे सीडीएस कौन थे, बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है, पन्नालाल घोष का संबंध किससे है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। इस टाइप के अनेकों क्वेश्चन पूछे गए थे। साथियों अगर हम लेवल की बात करते हैं, लेवल अभी हम आपको लास्ट में बताएंगे किस टाइप का लेवल सेकंड शिफ्ट में आया फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग। तो आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स बेल आइकन को ऑन कर लो, जहां आपको फ्रेंड्स इसी तरह से चारों शिफ्ट का एनालिसिस कराया जाएगा। तो साथियों आइए हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो साथियों इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य की है। तो देखिए इसमें महिला साक्षरता दर सर्वाधिक पूछा था किस राज्य की है, तो इसमें आप सबको पता होगा केरल इसका राइट आंसर था। तो आपको बता दें सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है, तो केरल में सबसे अधिक साक्षरता है, यानी पुरुषों की जो है 96.1% और महिलाओं की 92.1% है। इसको याद रखिएगा, पुरुषों की कितनी प्रतिशत है 96 है और महिलाओं की 92 है। कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा है, केरल है। इसके बाद पूछा जाता है सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है, तो याद रखना पुरुष और महिला साक्षरता दर बिहार में सबसे कम है, यानी पुरुषों की जो है 71.2%, महिलाओं की 51.5% है। यहाँ से आपके दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। उसके बाद अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछता है तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, सर्वाधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश में 92.28% साक्षरता के साथ लक्षद्वीप जो है सबसे आगे है। तो केंद्र शासित प्रदेश में आपका लक्षद्वीप आगे है। अगर पूछा जाए सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर किसकी है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स दादर व नगर हवेली की है। तो दादर और नगर हवेली की साक्षरता दर सबसे कम है, एक केंद्र शासित प्रदेश का है, और सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप का है केंद्र शासित प्रदेश में। केरल का जो है राज्य में है सबसे ज़्यादा और बिहार का सबसे कम है जो है आपका राज्य के। इस तरह से आपके फ्रेंड्स यहाँ से 4 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकता है। कौन सी राज्य की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, किसकी कम है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश की ज़्यादा है, किसकी कम है। इस तरीके से आप लोग फ्रेंड्स महिला और पुरुषों का भी अनुपात देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पन्नालाल घोष का संबंध किससे है। तो देखिए साथियों आपको बता दें, जिनका एग्जाम हो गया है वो लोग अपने क्वेश्चन का मिलान करते जाइएगा, और जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो जिस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे जनगणना से क्वेश्चन बनना, तो जनगणना के सभी क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन आगे की शिफ्टों में आएगा, जैसे इसमें देखिए आपका वाद्य यंत्र से क्वेश्चन आ रहा है तो वाद्य यंत्र के सभी क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आपका शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन आ रहा है तो शास्त्रीय नृत्य के सभी क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इस तरीके से अगर आप लोग फ्रेंड्स तैयारी करेंगे तो एग्जाम में आपका बहुत ही हेल्प होगा। तो देखिए पन्नालाल अगर हम घोष की बात करते हैं, पन्नालाल घोष एक लोकप्रिय बांसुरी वादक और संगीतकार थे। तो इनका संबंध किससे है, तो बांसुरी से बिल्कुल सही था, आपका ऑप्शन में बांसुरी दिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि इनके गुरु कौन थे, यानी पन्नालाल घोष के जो है गुरु कौन थे, या फिर पन्नालाल घोष किसके शिष्य थे। तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खान के शिष्य थे। तो अलाउद्दीन खान इनके गुरु थे। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। भारत का पहला वाद्य यंत्र कौन सा है, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसको याद कर लीजिएगा, पॉइंट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। वीणा फ्रेंड्स जो है, वीणा सुर ध्वनियों के लिए भारतीय संगीत में प्रयुक्त सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा है, तो वीणा है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं गठन की, तो याद रखना 1949 इसका राइट आंसर होता है। गठन कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। अगर पूछा जाए संविधान सभा को लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो दोनों क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपका बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। स्टूडेंट्स कभी कभी 1950 कर देते हैं, कोई 1949 कर देता है। तो याद रखना गठन पूछा जाए तो 1949 होगा। 26 नवंबर 1949 को गठन हुआ था और लागू से कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगर हम इसको डिटेल से आपको बताएं गठन क्या हुआ था, लागू कब हुआ था, तो याद रखना फ्रेंड्स 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। यह भी क्वेश्चन आता है कि संविधान जो है बनकर कब तैयार हुआ था, 1949 को, यानी 26 नवंबर 1949 को। और उसे संविधान में जो है संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, लेकिन इस तारीख से 2 माह बाद यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है देश में लागू किया गया था। तभी से इसे जो है 26 जनवरी
जो है मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। कब? जब उसे लागू किया गया था। लेकिन फ्रेंड्स इसमें गठन पूछा गया था, तो आपका 26 नवंबर 1949 वाला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो देखिए यूपी के अगर हम शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं तो कथक इसका राइट आंसर था। शास्त्रीय नृत्य कथक उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। कथक शब्द की उत्पत्ति भी कभी कभी पूछता है किससे हुई है, तो कथा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है कहानी। तो देखिए कथक शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ, आपका कथा याद रखिएगा, कथा से इसकी उत्पत्ति हुई जिसका अर्थ होता है कहानी। कौन सा नृत्य था उत्तर प्रदेश का, तो कथक है। ये फ्रेंड्स किसका है फ्रेंड्स के अभी आपका फर्स्ट शिफ्ट में ही क्वेश्चन आया था, पंडित बिरजू महाराज किससे संबंधित है, तो आपका कथक आंसर था। तो उसमें हम आपको कराए थे आपका किससे संबंधित है, कहाँ का है। तो देखिए इस जो है शिफ्ट में क्वेश्चन आपका डायरेक्ट मिल गया, इसलिए आपको हम फ्रेंड्स एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ सभी क्वेश्चन कराते हैं और आगे के शिफ्टों में आपको डायरेक्ट देखने को मिलता है। अगला हम देखिए फ्रेंड्स एक्स्ट्रा फैक्ट में डाल दिए हैं क्वेश्चन कि कुल शास्त्रीय नृत्य पूछा जा सकता है कितने होते हैं। याद रखिएगा कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। आपको फ्रेंड्स कहीं 9 भी देखने को मिलता है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में सिर्फ 8 है तो 8 चूज कीजिएगा, अगर 9 है तो 9 चूज कीजिएगा। लेकिन मुख्य रूप से अगर पूछा जाए तो मुख्य रूप से सिर्फ आपका 8 को ही प्राथमिकता दी गई है। कौन कौन से हैं इसको याद रखिएगा। आपका कथक है, भरतनाट्यम है, कथकली है, मणिपुरी है, ओडिसी है, कुचिपुड़ी है, सत्रिया है एवं मोहिनी अट्टम है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कथक किस राज्य का है, तो अभी आपका देखा पूछा गया तो कथक उत्तर प्रदेश का है। याद रखिएगा भरतनाट्यम अगर पूछा जाए तो भरतनाट्यम से याद रखिएगा भरत का मिलाप हुआ था कहाँ पर, तमिल में। तमिल मतलब मिलना, तो भारत का मिलना कहाँ हुआ, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु से याद रखिएगा तमिलनाडु का है। कथकली कहाँ का है, तो याद रखिएगा कस से कथकली तो कस के केरल होता है, तो केरल हो गया। मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुरी से याद रखिएगा आपका नाम ही दिया गया है मणिपुरी, मणिपुर से है। ओडिसी देखिए कहाँ का है, ओडिसी फ्रेंड्स याद रखिएगा ओडिसी उड़ीसा का है, इसमें आपके नाम भी दिख रहे हैं। कुचिपुड़ी पूछा जाए तो कुचिपुड़ी फ्रेंड्स कहाँ का है आपका, इसमें कई ढेर सारे कैंडिडेट गलती करते हैं, कुचिपुड़ी से संबंध रखते हैं, कहाँ से है तो केरल, लेकिन गलत है। कुचिपुड़ी याद रखना आंध्र प्रदेश का है, तो कच्ची पूड़ी कहाँ मिलती है, आंध्र प्रदेश में, तो इसे याद रखना आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी है। सत्रिया कहाँ का है फ्रेंड्स, सत्रिया याद रखिएगा सत्रिया जो है असम का है, तो ऐसे याद रखना सत्रिया जाना असम आसान है, तो सत्रिया कहाँ का है, असम का हो गया। मोहिनी अट्टम कहाँ का है, तो अट्टम जहाँ भी आता है फ्रेंड्स केरल का होता है। तो याद रखना ये सभी जो हैं शास्त्रीय नृत्य हैं। कहाँ कहाँ के शास्त्रीय नृत्य हैं हमने आपको बता दिया, इस तरीके से याद रखिएगा। एक नंबर यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत के दूसरे सीडीएस कौन थे, तो याद रखना भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के दूसरे सीडीएस हैं, तो अनिल चौहान आपका ऑप्शन बिल्कुल सही था। अगर पूछा जाए तीनों सेनाओं के राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, तो देखिए फ्रेंड्स तीनों सेनाओं के राजनीतिक प्रमुख पूछा जाए तो राष्ट्रपति होते हैं, इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया ध्वनि का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ध्वनि का एसआई मात्रक आप सबको पता होगा डेसिबल होता है, डेसिबल इसका राइट आंसर था। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक ध्वनि किसमें होती है, तो देखिए फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आगे की शिफ्टों के लिए। सबसे अधिक ध्वनि पूछा जाए तो ठोस में होती है, ठोस के अलावा अगर आपके ऑप्शन में लोहा दिया गया है तो लोहा आपका आंसर होगा। याद रखना सबसे अधिक जो ध्वनि होती है वो आपके लोहे में होती है, लोहा कैसा है, ठोस है, तो ठोस दिखे तो ठोस ऑप्शन होगा, अगर ठोस के अलावा आपका लोहा ऑप्शन है तो लोहा होगा। ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है यानी लोहे में, फिर यह तरल में और यह गैसों में सबसे धीमा होता है। सबसे कमी किस में होती है, तरल और गैसों में सबसे कम होती है। जो पूछा जाता है आपका यही पूछा जाता है सबसे अधिक ध्वनि किस में होती है, तो याद रखना लोहे में यानी ठोस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आंध्र प्रदेश से पूछा गया था, वर्तमान राज्यपाल पूछा गया, तो वर्तमान राज्यपाल जो हैं अब्दुल नजीर हैं, तो अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया है, तो अब्दुल नजीर इसका राइट आंसर था। अगर मुख्यमंत्री पूछा जाए तो याद रखना वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी हैं, तो वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब फ्रेंड्स आपको बता दें हम आपको जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको इसलिए करा रहे हैं क्योंकि फ्रेंड्स ढेर सारे कैंडिडेट बता रहे हैं जो हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ क्वेश्चन कराएंगे वो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिल रहा है, इसलिए फ्रेंड्स हमसे जितना भी प्रयास हो सकेगा हम आपके सभी क्वेश्चन कराएंगे वो आपके एग्जाम में देखने को मिले। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपके हर एक शिफ्ट का हम आपको क्वेश्चन का एनालिसिस कराएंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट के क्वेश्चन देंगे। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो आपको लेट देखने को मिले क्योंकि फ्रेंड्स सभी जो है जब स्टूडेंट्स बताते हैं सभी क्वेश्चन को उसके ही बाद आपको ये वीडियो देखने को मिलती है, इसलिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा, सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है,
तो देखिए बोनालू उत्सव की बात करें, बोनालू जो है तेलंगाना का वार्षिक त्यौहार है। अगर आपके तेलंगाना के अलावा ऑप्शन दिया गया होगा तो आपका हैदराबाद होगा, सिकंदराबाद होगा, तेलंगाना आपका है ही। इसके अलावा अनेक हिस्सों में भी मनाए जाते हैं, तो लेकिन आपके ऑप्शन में तेलंगाना था, तो तेलंगाना इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया आरबीआई के उद्देश्य से रिलेटेड कि कौन सा उद्देश्य आरबीआई का है, आरबीआई के उद्देश्य क्या होते हैं, इसको आप लोग देख लेना। बैंक नोटों के निर्गम को विनियमित करना और राज्य रिजर्व बनाए रखना ताकि भारत की मौद्रिक स्थिरता बनी रखे, तो ये सभी इसका उद्देश्य था। उद्देश्य से रिलेटेड आपके कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। उसके बाद अगर हम इससे फैक्ट की बात करें, कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है या फिर इसकी स्थापना कब हुई थी। तो याद रखना आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 के हुई थी। को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। किसके तहत हुई थी, 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए पंचवर्षीय योजना से है। पंचवर्षीय योजना से फ्रेंड्स क्वेश्चन बन रहा है, आप लोग सभी क्वेश्चन को देख लेना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, यह क्वेश्चन था, तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, ये आप सबको पता होगा। क्वेश्चन पूछेगा कि किसकी नेतृत्व में हुआ था, यानी पहली पंचवर्षीय योजना किसके नेतृत्व में हुई थी। याद रखना जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुई थी, तो जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर होगा। अगर पूछा जाए कार्यकाल, पूछा जाए कि पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था, 1951 से 1956 तक इसका कार्यकाल था। उसके बाद इसका उद्देश्य पूछा जाता है, पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, यह किस पर आधारित थी, तो किस पर आधारित थी हमने आपको पहले ही बता दिया। उद्देश्य पूछा जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था, इसलिए कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो संबंध था, उद्देश्य था, ये कृषि से रिलेटेड था। आपके ऑप्शन में अगर डायरेक्ट आपका कृषि दिखे तो कृषि चूज करना, नहीं तो आपका इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य उत्पादन में निर्भरता, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। तो ये सभी क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खेल से पूछा गया। तो फ्रेंड्स खेल से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा है। अभी पिछले शिफ्ट में आपका हॉकी से पूछा गया, इसमें आपका क्रिकेट से पूछा गया कि कौन सा शब्द इसमें क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो देखिए इसमें से आपकी क्रिकेट से संबंधित कौन कौन से शब्द हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये सभी जितने भी हम आपको लिखे हैं सब क्रिकेट से संबंधित हैं। इसके अलावा आपका जो भी ऑप्शन नहीं होगा वो आपका क्रिकेट से संबंधित नहीं होगा। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बैडमिंटन से पूछा गया, कौन सा शब्द बैडमिंटन से संबंधित है। तो बैडमिंटन से संबंधित होने वाले शब्द ये सभी हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। बैडमिंटन से ये सभी शब्द संबंधित हैं। उसके बाद आपका अनुच्छेद 1 पूछा गया, अनुच्छेद 333 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 333 आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। तो आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए अनुच्छेद 333 संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था लिएंडर पेस का संबंध किससे है। तो लिएंडर पेस का संबंध जो है फ्रेंड्स भारत के व्यावसायिक टेनिस खिलाड़ी हैं, तो टेनिस से इनका संबंध है। आपके ऑप्शन में टेनिस दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ट्रॉफी से अभी आपका पहले शिफ्ट में भी आया था फ्रेंड्स, उसमें पूछा गया था कि आगा खा कप किससे संबंधित है। तो इसमें कहा गया नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो नेहरू ट्रॉफी की अगर हम बात करते हैं तो नौका दौड़ से संबंधित है। अगर आपके ऑप्शन में नौका दौड़ नहीं है तो फुटबॉल आपका आंसर होगा। तो इनमें से दो ही ऑप्शन आपके अधिकतर पूछे जाते हैं। नेहरू ट्रॉफी का खेल किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है या फिर नौका दौड़ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। याद रखना फ्रेंड्स, सिख साम्राज्य की हार के बाद लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को हुई और अमृतसर की संधि 16 मार्च 1846 को हुई थी। तो दोनों आपको बता दिए। लाहौर की संधि पूछा जाए तो 9 मार्च 1846, अमृतसर संधि पूछी जाए तो 16 मार्च 1846 इसका आंसर होगा। तो साथियों ये सभी क्वेश्चन जो है आज सेकंड शिफ्ट में पूछे गए। हमने आपको कंप्लीट एनालिसिस कराया, जो आपके एक्स्ट्रा फैक्ट के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी हमने आपको कराने का प्रयास किया। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमने फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस पूरा करा दिया है, अगर आपने उसको भी नहीं देखा है तो उसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा अपने एग्जाम से पहले। एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्प होगा। तो साथियों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक बार अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे हमारा आने वाला हर एक शिफ्ट का एनालिसिस आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो साथियों अगर हम इसके आज के एग्जाम के लेवल की बात करते हैं, सेकंड शिफ्ट का लेवल क्या था फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग, तो अभी हम आपको चारों शिफ्ट का जब एनालिसिस कराएंगे उसके बाद आपको चारों शिफ्ट के लास्ट में बताएंगे कि इस जो आज का चारों शिफ्ट का एग्जाम हुआ फर्स्ट शिफ्ट का
सेकंड शिफ्ट का, थर्ड शिफ्ट का और फोर्थ शिफ्ट का। तो चारों के मुकाबले आज का शिफ्ट कैसा था, कौन सा ईजी था, कौन सा हार्ड था, वो हम आपको चौथे शिफ्ट में बताएंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन देखने के बाद आइडिया लग गया होगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन का, सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।